हम लोग इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से। तो चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू तो डला ही है, अब हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, इसमें से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पुराने वर्षों में क्या क्या क्वेश्चंस आया है उसको देखेंगे, फिर उसके हिसाब से और भी तैयारी आपको कराया जाएगा। ठीक है, पूछा गया है राइट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी निकालने का क्या फार्मूला है और आपका डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन को लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन ये आया हुआ है ये जैक 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये एक प्रकार का बेसिक सवाल है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से इसको उत्तर लिखना है आपको। The formula for velocity of electromagnetic waves in free space is c is equal to 1 by root under mu naught into epsilon naught। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। सबसे पहले बात कि एप्सिलॉन नॉट आपका पहला ही चैप्टर का चीज़ है, जो हमने आपको पढ़ाया कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसका यूनिट भी हमने सुबह एक वीडियो डाला, उसमें निकालने का सिखाया किस प्रकार से इसका यूनिट डायमेंशन निकाल लेना है। फिर आपका म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में यूज करते हैं। जैसा आप परमिटिविटी का प्रॉपर्टी है उसी टाइप का प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी का है, बस फर्क इतना है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में यूज होता है, और यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये दोनों को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक का भी काम है और मैग्नेटिक फील्ड का भी काम होता है। ठीक है, अब है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन, कहाँ मतलब कैसे प्रोपगेट हो सकता है। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन भी होता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है और स्काई वेव प्रोपगेशन होता है। स्पेस वेव यानी स्पेस में जो ट्रैवल करेगा वेव, फिर स्काई हम लोग को दिखता है लेकिन स्पेस नहीं दिखता है। स्पेस क्या हो गया, स्पेस जहाँ पे सोलर सिस्टम वगैरह सब है वो हमको नहीं दिखता, वहाँ जो प्रोपगेशन होगा वेव का वो स्पेस वेव प्रोपगेशन कहलाएगा। और दूसरा यहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन का मतलब है जो हमको दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं, ये प्रोपगेशन दिखता नहीं है लेकिन वहाँ पे स्काई में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है वाई स्काई वेव्स नॉट यूज्ड फॉर टीवी सिग्नल्स। स्काई वेव्स को हम लोग टीवी सिग्नल्स में क्यों नहीं यूज करते हैं, ये 2012 का क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छा बेसिक सा सवाल है। ये सब करके जरूर आपको जाना है। ठीक है, दूसरा इसमें आपको लिखना है, देखिए क्या क्वेश्चन, वाई यानी कि ये आंसर देना है आपको, स्टेट 2 फैक्टर्स बाय विच द रेंज ऑफ टीवी सिग्नल्स कैन बी इंक्रीज। टीवी सिग्नल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं रेंज। ठीक है, चलिए इसका उत्तर को कैसे लिखना है देख लीजिए। द टेलीविजन सिग्नल्स हैव फ्रीक्वेंसी रेंज इन 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक का रेंज रहता है टेलीविजन सिग्नल्स का यानी टीवी सिग्नल्स का। एज आयोनोस्फीयर कैन नॉट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज, यानी जो आपका आयोनोस्फीयर से आपका रिफ्लेक्शन होता है वेव का, वो अगर आप 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा ले जाइएगा तो वहाँ पे वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, द स्काई वेव्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, यानी कि कहने का मतलब है कि स्काई वेव जो होता है वो क्या होता है 40 मेगाहर्ट्ज तक ही होता है, वहीं तक वो क्या करता है, वो आपका रिफ्लेक्ट कर देता है 40 मेगाहर्ट्ज तक का। लेकिन टीवी सिग्नल्स जो है वो 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक का रेंज है उसका। ठीक है, तो 40 से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग का स्काई वेव जो है कैन नॉट बी यूज हो जाता है, यानी कि हम लोग यूज नहीं करते हैं टीवी सिग्नल्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए स्टेट 2 फैक्टर्स बाय विच द रेंज ऑफ टीवी सिग्नल्स कैन बी इंक्रीज। टीवी सिग्नल्स को और हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना, जो हम लोग एंटीना यूज करते हैं उसका हाइट को बढ़ाएंगे। देखिएगा बहुत जगह बड़ा बड़ा एंटीना को यूज किया जाता था पहले,
और बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा। अगला है डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे बेसिक सवाल राइट इट्स 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये आपका 2012 2013 दोनों साल में पूछा गया, और देखिए लगातार पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, 13 में भी पूछा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कंपोज्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि दोनों में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो राइट एंगल पे प्रोपेगेट करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, राइट एंगल पे प्रोपेगेशन होता है। तो दोनों का जब मिक्सिंग होता है, जो वेव तैयार होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। इट्स 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर दे आर ट्रांसवर्स वेव। ये एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है, यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब है, ये देखिए ट्रांसवर्स वेव है आपका इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्स वेव का मतलब इस प्रकार से ये प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। अब हम लोग का आता है दूसरा पॉइंट, नीड नो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। इसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। अब बताइए स्पेस में है, स्काई में कहीं भी ये चला जा रहा है, ठीक है, कहीं भी चला जा रहा है, तो कोई मीडियम का तो जरूरत नहीं है। जैसे आपका लाइट भी क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट भी एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कोई भी मीडियम का जरूरत तो नहीं पड़ता। वैक्यूम में भी आपका लाइट चला जाता है, वैक्यूम में जबकि ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, जहाँ C आपका स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा जो है आपका वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए C इज इक्वल टू न्यू लेमडा कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V इज इक्वल टू हमेशा न्यू 1/λ होगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल छोटा सा आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल जो है क्या है, देखिए डिस्कस द स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्काई और स्पेस वेव प्रोपोगेशन को डिस्कस करना है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। देखिए वीडियो को लेंदी नहीं बनाना है, आपको हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट तक का मिलेगा, ताकि आपको एक दिन में इसमें जितना समय दे रहे हैं वही चीज़ को आप क्या कीजिएगा, और भी समय आपको कहाँ देना है, अदर सब्जेक्ट में भी देना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अब 15 से 20 मिनट का वीडियो में आपको कुछ बेहतर तैयारी करा सके। डेली आपको 2 वीडियो मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके, तो ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। डिस्कस द स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन जैक 2013 कहने का मतलब ये हम इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं क्वेश्चन में, जब इसको हम टाइप करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि कब पूछा गया है, ठीक है। जैक 2013 में पूछा गया। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो देखिए 12 और 13 दोनों में पूछ लिया गया, ठीक है, रिपीट कर गया। हो सकता है कि आगे भी रिपीट करे, तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन आता ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का रहता है वो आता ही है। हम आपको जैसे 2020 में एग्जाम हुआ है, 2021 में नहीं हुआ, तो 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस को और भी जैसे थियोरिटिकल पार्ट है और भी डिस्कस होते रहेगा, ठीक है। तो डिस्कस द स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन। क्या है स्काई वेव प्रोपगेशन? इट इज ए मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन इन विच रेडियो वेव्स emitted from the transmitter antenna reach the receiving antenna after reflection by ionosphere। देखिए स्काई वेव क्या होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है, डिस्कस करना है इसके बारे में। तो 2 शब्द यानी कि 2 शब्द बोल रहे हैं, 2 प्रॉपर्टी लिख दिए हैं, 2 उसके बारे में लाइन लिख दिए हैं, इसी प्रकार से आपको डिस्कशन करना है। इट इज ए मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन इन विच रेडियो वेव्स emitted फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। यानी यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है वेव का, वो कहाँ से होता है, वो आयनोस्फीयर से होता है, जो आपका डिफरेंट लेयर है आपका हमारा एटमॉस्फेयर में। तो आयनोस्फीयर जो है वो आपका क्या है, वहाँ से ये रिफ्लेक्शन होता है स्काई वेव, ठीक है। इसमें इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
रेंज फ्रॉम जनरली 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इज यूज। यानी कि स्काई वेव में क्या यूज होता है, 30 मेगाहर्ट्ज तक का यूज होता है। जैसे हमने लिमिट बोला था ना पिछले क्वेश्चन में टीवी सिग्नल्स वाला में 40 मेगाहर्ट्ज का, तो यहाँ पे जनरली 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का यूज किया जाता है। ठीक है, स्काई वेव हो गया। अब हम लोग को देखना है स्पेस वेव प्रोपगेशन। क्या देखना है, स्पेस वेव प्रोपगेशन। आई थिंक आपको जरूर सारा क्वेश्चंस को समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या है, इट इज ए मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन इन विच द रेडियो वेव्स it is a mode of wave propagation in which the radio waves emitted from the transmitter antenna reach the receiving antenna directly through the space। यानी कि इसको कहीं भी रिफ्लेक्शन का जरूरत नहीं है, कहीं भी रिफ्लेक्शन का जरूरत नहीं है। जहाँ भेज रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसमीटर एंटीना से डायरेक्ट रिसीविंग एंटीना में चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपका स्काई वेव में क्या था, वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के एंटीना में आता था, यानी रिसीविंग के पास आता था। लेकिन स्पेस वेव में क्या होगा, इसमें कोई भी रिसीविंग नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटीना में आ जाएगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इन स्पेस वेव प्रोपगेशन द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 490 मेगाहर्ट्ज यूज्ड या 890 मेगाहर्ट्ज यूज्ड। यानी स्पेस वेव यानी बहुत ज़्यादा, जैसे रेडियो वेव आपका स्काई वेव क्या था 30 मेगाहर्ट्ज तक का था, लेकिन यहाँ पे आपका रेडियो वेव जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं यहाँ पे 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक का यूज करते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा। डिफरेंस ये है कि इस स्काई वेव में क्या होता है कि आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन स्पेस वेव में रिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी रिफ्लेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट चला जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए कुछ सवाल जो 13 है, 12, 13 और 12 फिर 14, देखिए 14 में भी पूछा गया है। यानी इस प्रकार का इतना क्वेश्चन जो आपका 12, 13, 14 मिला करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगले वर्षों का सवाल है 15, 16, 17, 18, ये सब सवाल इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा और इसका PDF भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के समय आप याद कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तो जैसे हमने पढ़ा दिया होगा तो समझ में तो जरूर आ गया होगा। सबसे बेसिक सवाल तो आप याद रखिएगा, उसका प्रॉपर्टी याद कर लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उस होता क्या है वो याद कर लेना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।